हेलो गाइस, वेलकम टू कर्मध्य एजुकेशन। आज मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बनाया जाता है उसके फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। So the basic rule for making a sentence is subject plus helping verb plus main verb plus object. This is the basic rule for making a simple sentence in English language, that is subject plus helping verb plus main verb plus object. Starting with the subject, subject क्या होता है एक सेंटेंस में? That is doer of a verb. कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हैं उसके अंदर जो वर्ब है उसको करने वाला पर्सन जो है that is your subject. जैसे ऐसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सो यहाँ पर क्रिया क्या है आपका? खेलना, दैट इज वर्ब। खेलना क्या है? क्रिया है, वर्ब है आपकी। उसको कर कौन रहा है? करने वाला कौन है? बच्चे, दैट इज चिल्ड्रन। सो यहाँ पर आपका डूअर ऑफ वर्ब जो होगा, क्रिया को करने वाला है, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ता भी बोलते हैं, दैट विल बी योर सब्जेक्ट। देन कम्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का एक सेंटेंस में क्या यूज होता है? ये टेंस को डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है कि आपका एक्शन किस टाइम में हो रहा है। सो इट सिंपली डिनोट्स टाइम और टेंस, दैट इज टू डिनोट टेंस और टाइम। हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप टेंस या टाइम को डिनोट करते हैं एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा था और मैं काम करूंगा। तीनों सेंटेंसेस में बेसिकली डिफरेंस क्या है हमारा? मैं काम कर रहा था पास्ट को दिखा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ प्रेजेंट, और मैं काम करूंगा फ्यूचर को। तो जिस तरीके से हिंदी में टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने है, था और होगा शब्दों का यूज किया है, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस या टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग सेंटेंस में क्या लगा देते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है। Then comes our main verb. Main verb सेंटेंस में मुख्य क्रिया, जो भी एक्शन आपका चल रहा है, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, हंसना, बोलना, लड़ना, ये सब सेंटेंसेस में क्या काम करते हैं? मेन वर्ब का, जिसके आपको बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब जरूर याद रहनी चाहिए एक सिंपल से वर्ब की भी। जिससे हमने यहाँ वर्ब लिया था खेलना, प्ले। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर वर्ब, प्ले। Second form will be played and third form is also played. नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में, ये पहचानना बहुत जरूरी है, जिसको पहचानने में हम मोस्टली गलती करते हैं। जो हमने सीखा था अभी तक, ऑब्जेक्ट क्या होता है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी थी अपनी। लेकिन क्या वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द ऑब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस में? नहीं, हर शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ यहाँ पर। For example, I say the teacher is teaching English. The teacher is teaching English. Second example, जैसे मैंने आपको कहा, ये teacher is teaching English. Second example मैंने आपको कहा, teacher is teaching us. Teacher is teaching us. And the third example I say, teacher is teaching in the class. Teacher is teaching in the class. तीनों सेंटेंसेस में आप देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट पार्ट क्या है? टीचर, दिस इज योर सब्जेक्ट। इज हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस में, जो कि टेंस के बारे में हमें बताएगी। टीचिंग इज द मेन वर्ब। कैसे? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टीचर इज टीचिंग। अब हमें पता करना है कि इंग्लिश वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? इस वर्ब के लिए आप देखिए, अगर आने वाले शब्द में आपको वट या हुम का आंसर मिलता है, क्या चीज है? वट या हुम, क्या या
किसको, अगर आपको नेक्स्ट वर्ड में व्हाट या whom का आंसर मिलता है तो वो शब्द आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं है। आई रिपीट, वर्ब के लिए जो व्हाट या whom का आंसर दे वो शब्द ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। टीचर इज टीचिंग व्हाट, टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर इज टीचिंग व्हाट, टीचिंग इंग्लिश। तो आपको व्हाट का आंसर मिलता है इंग्लिश में, दिस इज योर ऑब्जेक्ट पार्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर इज टीचिंग अस, टीचर हमें पढ़ा रहा है। टीचर अगेन योर सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग इज योर मेन वर्ब। टीचर इज टीचिंग whom, यहाँ इस अस में आपको whom का आंसर मिल रहा है। टीचर इज टीचिंग whom, किसको पढ़ा रहा है टीचर, अस, हमें पढ़ा रहा है। सो अस वर्ड आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है। टीचर सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग इज योर मेन वर्ब। टीचर इज टीचिंग, ना आपको इसके बाद व्हाट का आंसर मिला किसी भी शब्द में, ना whom का मिलता है, ना तो उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि ही इज टीचिंग व्हाट या ही इज टीचिंग whom, कोई भी चीजें इसमें मेंशन नहीं है आपकी। सो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द क्लास ऑब्जेक्ट पार्ट नहीं है इस सेंटेंस में। सो वी कैन से हमें ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलता है, वर्ब के लिए जिस शब्द से आपको व्हाट या whom शब्दों का आंसर मिल जाए, जिस शब्द से आपको व्हाट या whom का आंसर मिले वर्ब के बाद, वही शब्द ऑब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देन क्वेश्चन आता है कि हमें ऑब्जेक्ट पहचानना जरूरी क्यों होता है। हम एक सेंटेंस को जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जब भी एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हमारा सबसे पहला रूल ही क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाओगे तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कैसे उसको बनाओगे फिर, इसलिए ऑब्जेक्ट पहचानना मस्ट हो जाता है कि आप पर्टिकुलर सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते हुए उसे सब्जेक्ट में यूज करते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं आपको कोई देती हूं, जैसे यहां पर टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश, टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश। इस सेंटेंस में भी टीचर हमारा सब्जेक्ट है, अस क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग इज योर मेन वर्ब। टीचर इज टीचिंग whom, टीचर किसको पढ़ा रहा है, whom, हमें पढ़ा रहा है, अस। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ अस में आपको आंसर मिलता है whom का, तो ये ऑब्जेक्ट पार्ट है। टीचर इज टीचिंग अस व्हाट, टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। सो इंग्लिश में व्हाट का आंसर मिला, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। हैंस वी कैन से दैट एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक सिंगल सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक शब्द हमें व्हाट का आंसर दे रहा है, एक शब्द हमें whom का आंसर दे रहा है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। तो क्या ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बनेगा? यस, दोनों तरीके से पैसिव वॉइस बन सकता है। आप ऑब्जेक्ट 1 को भी आगे ले जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट 2 को भी आगे लेके जा सकते हैं। जैसे we are being taught English by the teacher, we are being taught English by the teacher। एक तरीका ये है पैसिव वॉइस बनाने का। दूसरा, मैं इंग्लिश को आगे लेके जा सकती हूँ, इस ऑब्जेक्ट को भी हम आगे लेके जा सकते हैं। English is being taught to us by the teacher, this is also correct। यानी कि अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस भी उसका कैसे बनेगा, दो तरीकों से बन सकता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट कौन होता है, हु इज द डूअर ऑफ द वर्ब, जो क्रिया को करने वाला है, एक्शन को करता है, दैट इज योर सब्जेक्ट। एंड मोस्टली आपका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट बनता है, फर्स्ट वर्ड होता है, वही हमारा होता है सब्जेक्ट, कर्ता, कार्य को करने वाला। देन कम्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस लिए लगता है सेंटेंस में, टाइम या टेंस को डिनोट करने के लिए कि वो पर्टिकुलर एक्शन कौन से टेंस से रिलेट करता है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। नेक्स्ट इज मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया होती है, हम उसका फॉर्म लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस टेंस में सेंटेंस को लिख रहे हैं। देन कम्स योर ऑब्जेक्ट, जिसे पहचानना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे अभी बताया मैंने आपको, जिस शब्द से क्रिया के लिए, वर्ब के लिए आपको व्हाट या whom का आंसर मिलता है, वही शब्द हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, सिर्फ बाकी शब्द ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। जरूरी क्यों है, जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनकर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है आपका।
क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा। गाइस मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पर। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज राइटिंग अ लेटर। इन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, इनमें आपको मुझे बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वी क्या है हमारा इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्रिया किसने की है, प्लेइंग की, वी ने की है, सो वी क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो जाता है। आर क्या है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब है जी। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दिस इज अवर मेन वर्ब। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग व्हाट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सो क्रिकेट में आपको क्या मिला, व्हाट का आंसर मिला। सो ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट हुआ। क्लियर? अगर मैं टेंस की बात करती हूँ तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं हेल्पिंग वर्ब जब इज एम आर हो और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हो तो यहाँ आपका टेंस हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। This is our present continuous tense. Next sentence, they are intelligent. वे इंटेलिजेंट हैं। They sentence में क्या है आपका सब्जेक्ट है अगेन। आर क्या है, अब आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आपके दिमाग में क्या चीजें हैं, इज एम आर, वाज वर जब भी आपको सेंटेंस में दिखेंगी तो वो आपके लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इंटेलिजेंट क्या है आपका इस सेंटेंस में, इंटेलिजेंट शब्द किसके लिए यूज हुआ है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट के लिए। किसके इंटेलिजेंट होने की बात की जा रही है, दे की, और दे क्या था हमारा प्रोनाउन था। जो शब्द प्रोनाउन या नाउन को क्वालिफाई करे, जो भी शब्द हमें प्रोनाउन या नाउन के बारे में बताता है उसे क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, वो शब्द क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। सो इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया आपका। अब हम बात कर रहे थे आर के बारे में, जो आपको लगता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। मैं आपको एक रूल बताती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो आपको याद रखना है। कोई भी सेंटेंस जब आप इंग्लिश में बनाएंगे तो बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता है। कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बनेगा। बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस बना सकते हो, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना मेन वर्ब के कभी भी कोई वाक्य नहीं बनेगा। बिना सब्जेक्ट के जैसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ऐसे प्लीज हेल्प मी, गेट आउट ऑफ द रूम, ओपन द डोर, दीज सेंटेंसेस आर विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट सब्जेक्ट। इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई हेल्पिंग वर्ब है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो हम सीधा वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बनते हैं, मैंने आपको भी एग्जांपल दिए। स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, प्लेइंग के लिए आपको व्हाट या हुम, कोई भी वर्ड का आंसर नहीं मिला इसके बाद में, सो इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस आपका नहीं बन सकता है। फिर मैं इसमें पूछती हूँ कि फिर इसमें मेन वर्ब क्या है। सब्जेक्ट हमें मिल गया, एडजेक्टिव पार्ट मिल गया, लेकिन मेन वर्ब नहीं मिला है। सो ये आर क्या है इस सेंटेंस में, मेन वर्ब का काम कर रहा है। आर क्या है इस सेंटेंस में, मेन वर्ब का काम कर रहा है। यही आर
ऊपर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन इसमें मेन वर्ब है। कैसे पता चला है आपको, ये चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब आपने आर को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया है तो आपको उसके बाद एक मेन वर्ब दिखाई दे रहा है अलग से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जबकि आप जानते हो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमें यही कहता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज एम और आर प्लस मेन वर्ब लगता है उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, उसके बाद में आप यूज करते हो मेन वर्ब दैट इज इन द फॉर्म ऑफ V1 प्लस आईएनजी। और उसी वजह से हमने यहाँ पर देखा आर के बाद में हमें V1 प्लस आईएनजी का फॉर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन इस सेंटेंस में क्या आपको आर के बाद में कोई V1 प्लस आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी? नहीं, यहाँ पर आर के बाद कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है। तो क्या हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोले? नहीं, ये आर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये आपका इस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर ये मेन वर्ब है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया आपका, इज एम आर अगर आप यूज करते हैं तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये बी का फर्स्ट फॉर्म कहलाएगा आपका सेंटेंस में आर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा टेंस बनता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि जब वहां पर आर था तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, यहाँ पर भी आर आया है लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना है। क्यों? बिकॉज वहां पर ये जो आर था उसके साथ V1 प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी आपको अलग से दिखाई दे रहा था। सो ये इसका मतलब मेन वर्ब अलग से थी सेंटेंस में, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की कंडीशन को फुलफिल करता है। बट अगर यहाँ आप आर को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो उसके बाद हमें कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं दिखाई दे रहा है मेन वर्ब लेने के लिए, इसलिए हम इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वही मेन वर्ब है, बिकॉज बिना मेन वर्ब के सेंटेंस तो बनेगा नहीं कोई भी आपका। सो ये कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम ये कह सकते हैं इसका मतलब, अब जब भी आप इज एम आर देखेंगे उसको आग बंद करके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप नहीं बोल सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा पर्टिकुलर सेंटेंस में वो आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है या मेन वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज राइटिंग अ लेटर। पहले ये वाला सेंटेंस देखते हैं, शी इज राइटिंग अ लेटर। शी सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्लस इज क्या है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग हमारा मेन वर्ब है इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी इज राइटिंग, वो लिख रही है, शी इज राइटिंग व्हाट, क्या लिख रही है, ए लेटर। यानी कि ए लेटर में हमें क्या मिल गया, व्हाट का आंसर मिल गया। सो ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट पार्ट हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस हो गया ये आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें आपकी, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए। इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको मिल गया है राइटिंग, सो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखिए फिर से, शी क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। इज क्या है, या तो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, क्योंकि इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। सो इज क्या है, या तो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अगर है तो इसके बाद तो फिर V1 प्लस आईएनजी भी होना चाहिए सेंटेंस में कोई ना कोई, तभी आपकी कंडीशन फुलफिल होगी हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए इसको। बट यहाँ कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इज क्या है इस सेंटेंस का, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब अगर है तो कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड क्या है यहाँ पर, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनता है हमारा, ब्यूटीफुल शब्द किसके लिए लगा है, शी के लिए यूज हुआ है। शी क्या था, सब्जेक्ट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। शी क्या है हमारा, एक प्रोनाउन है। जो शब्द प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है सेंटेंस में, प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारा एडजेक्टिव पार्ट होता है।
सो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। सो फिर से ये कौन सा टेंस हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। मैंने सिर्फ कितना क्या बताया आपको वर्ब्स के बारे में कि जो हम लोग इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड इन चीजों को देखते हैं, उसको टेंस से रिलेट करते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, वो जरूरी नहीं है। इज, एम, आर आपका मेन वर्ब हो सकता है, वाज, वर भी आपका मेन वर्ब का काम कर सकता है। कब? जब सेंटेंस में कोई और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, उस टाइम पे। नेक्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमने अभी बात की है उसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं पूरा। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिए थे अभी डायरेक्ट इसके, अब कुछ इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती है हमारे पास? बेसिकली 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास है, दैट इज बी, डू और हैव। दैट इज बी, डू और हैव। These 3 are primary auxiliary verbs। क्यों बोला गया है इनको? देखिए, be, do और have जो होते हैं एक सेंटेंस में ये मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं और दूसरे सेंटेंस में सेम फॉर्म्स आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर हम मेन वर्ब्स की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म भी होनी चाहिए, फिर इसकी थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए, कोई ना कोई फोर्थ फॉर्म भी होगी, फिफ्थ फॉर्म भी होगी आपकी। बट हम बात करते हैं यहाँ तक बी का फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा आपका? इज, एम और आर। हालांकि इज जो है ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में आएगा, लेकिन हम इसे यहीं पर पढ़ रहे हैं अभी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वाज और वर, थर्ड फॉर्म इज बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग हो जाएगा आपका, फिफ्थ फॉर्म में इज आ जाता है आपका सिंगुलर फॉर्म। जब हम डू की बात करते हैं तो एज अ मेन वर्ब जब डू काम करेगा, मेन वर्ब के तौर पर हम पढ़ रहे हैं इस साइड में, सो डू का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? डू या डज। हालांकि डज आपका एग्जैक्टली फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बनता है। सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म इज डन, दैट इज डू, डिड और डन। सेम वे हैव की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में आपका हैज और हैव, सेकंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो हैड। लेकिन कब? जब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है हमारी बी, डू और है ये मेन वर्ब का एक काम करते हैं सेंटेंस में। सेकेंड ऑन द अदर हैंड ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है एक वाक्य के अंदर, आपका सेम वर्ब्स आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। जैसे हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू, डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन उसके साथ में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अलग से लगाते हो जो कि हमारी सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। ये आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब होती है आपकी, और डू, डज या डिड आपका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बनता है। कब? जब हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आपका? इज, एम और आर, या फिर वाज और वर हो सकता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन इसके साथ फिर से मेन वर्ब में क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं हम लोग मेन वर्ब के लिए। ऐसे ही परफेक्ट टेंस आपका होता है, परफेक्ट टेंस आपका होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसके अंदर आपकी? हैज, हैव या फिर हैड हो सकती है पास्ट परफेक्ट में। उसके साथ मेन वर्ब में क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। यानी कि हमने देखा जब भी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बनेगी, उसके साथ में मेन वर्ब अलग से आपको दिखेगा जो रूल के अकॉर्डिंग होगा। डू, डज, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ V1 प्लस आईएनजी, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब परफेक्ट टेंस बनेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे।
इंडेफिनिट में आप लोग आपका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि जब ये हेल्पिंग वर्ब बन गई है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बी डू और हैव की फॉर्म्स जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब अलग से यूज होता है। लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम कर रही है अपने आप में, तो कोई अलग से मेन वर्ब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और उसी के बेस पर आप सेंटेंस को टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस में कि पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, कौन सा टेंस है आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। क्लियर है यहाँ तक? फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसी के कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है, कुछ एक और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई से शी डिड नॉट डू हर वर्क। She did not do her work। इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और ये किस टेंस में सेंटेंस आपका लिखा गया है। ये शी क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट पार्ट है ऑब्वियसली, डूअर ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट है हमारा। डिड क्या है? अब अभी हमने डिड दो जगह पर पढ़ा, या तो ये मेन वर्ब है या ये हेल्पिंग वर्ब है। फ्रेंड्स, ये नोट से पहले यूज होता है तो ये डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब होगा आपका, क्योंकि नोट से पहले आप मेन वर्ब तो लगाएंगे नहीं। दूसरी चीज आपको दिख रही है यहाँ पर एक बार और डू आया है। डू मतलब करना किसी कार्य को, डू मीन्स करना, यानी कि ये वाला डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मीन्स हमें मेन वर्ब अलग से मिल गई इस सेंटेंस में। सो डेफिनेटली ये वाला डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और आप जानते हैं डिड कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब उसमें लगता है डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये डू जो है ये हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का है, और ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था। She did not do, उसने नहीं किया। क्या नहीं किया? अपना काम। सो आपको हर वर्क में व्हाट का आंसर मिल गया वर्ब के लिए। क्या नहीं किया? She did not do what? हर वर्क। सो ये पार्ट आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया है। She did not do her work, उसने अपना काम नहीं किया है। मैं आपको और कोई एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसका, जैसे they do not help the poor, वे गरीबों की मदद नहीं करते। they do not help the poor। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है अगेन। सो दे क्या है आपके सेंटेंस में? सब्जेक्ट है आपका, डूअर ऑफ द वर्ब। डू क्या है? आइदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्या आपको डू के बाद फिर से कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख रहा है मेन वर्ब के लिए? यस, हेल्प हमारे पास मेन वर्ब के तौर पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हुआ है। इट मीन्स ये वाला डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है आपका। कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है भाई? डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। सो दे डू नॉट हेल्प द पुअर। किसकी मदद नहीं करते हैं वो? हेल्प whom? द पुअर। यानी कि आपको द पुअर में किसका आंसर मिल गया? whom का, यानी कि द पुअर हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है जो मैंने अभी बताई आपको, किस तरीके से आप लोग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में कि वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, और उसी तरीके से आप टेंस को पहचानेंगे फिर।